Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, how are you? I hope you are well and fine. I am Sheikh Mubin sir. I am History and Islamic Studies teacher of Millat English School, Gevrai. Due to the current unfavorable situation, we are going to teach you through videos. The video should not be long, so I will explain the paragraphs of the lesson in our mother tongue and also point out the important places. So listen carefully, keep your mind and keep your finger on the line. Similarly, we have created this YouTube channel Way to Diniyat for authentic religious information. We will continue to send you lessons on a daily basis, so subscribe to the channel and click the bell icon so that you are the first to be notified whenever there is an update. Anyway, let's start with the lesson. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. How are you, my dear student? I hope you are well and fine. Yesterday we have teach you about Janpad Mahajanpad and Darius Emperor and Alexander Emperor and Maurya Empire. Today we will teach you about Emperor Ashoka. So let's start with the lesson. My dear student, please open the textbook, your textbook, page number 31, history textbook, and see the paragraph Emperor Ashoka. After Chandragupta Maurya renounced the throne, he was succeeded by his son Bindusara. इस पैराग्राफ में आपको ये बताना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य हुकूमत की बुनियाद डाली। मगध के नंद ख़ानदान के राजाओं की जालिम हुकूमत को ख़त्म करके अपनी एक हुकूमत की बुनियाद डाली, जिसका नाम मौर्य हुकूमत दिया गया, मौर्य एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य के ताज और तख्त छोड़ देने के बाद उसका बेटा बिंदुसार ये मगध एम्पायर का किंग बना, राजा बना। और बिंदुसार के मरने के बाद उसका बेटा अशोक, जिसे सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है, 273 बिफोर क्रिश्चियन इरा में वो मगध रियासत का हुक्मरान बना। हुक्मरान बनने से पहले वो उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर था, और जब वो उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर था, उसने बड़ी कामयाबी के साथ अपने खिलाफ उठने वाली बगावत को कुचल दिया था। मगध रियासत का सम्राट बनने के बाद, किंग बनने के बाद, उसने कलिंग, जो फ़िलहाल में जिसको उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, उस पर चढ़ाई की। मैप में आप हजरात देख सकते हैं, पेज नंबर 32 पे जो मैप बना हुआ है, वहाँ पर जौगढ़ से नीचे आंध्रा और जौगढ़ के बीच में कलिंग लिखा हुआ है। सम्राट अशोक ने कलिंग को बड़ी कामयाबी से फतह किया और उसको अपनी रियासत में मिला लिया। सम्राट अशोक के पीरियड में भारत का हिस्सा अफ़गानिस्तान से लेकर नेपाल, इसी तरह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक, इसी तरह बंगाल तक, और मगरिब में यानी वेस्ट में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। देखिए आपके बुक में, अशोकाज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नेपाल इन द नॉर्थ टू कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश इन द साउथ एंड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू सौराष्ट्र इन द वेस्ट। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को देखती है, द कलिंग वार। इस पैराग्राफ में बेटा ये बताना चाहते हैं कि कलिंग की लड़ाई में बड़ा खून खराबा हुआ, बहुत जाने गई, और अशोका ने जब अपनी आँखों से इस खून खराबे को देखा, इन जानों को जाते हुए देखा, तो उसने कभी भी जंग न करने का फ़ैसला किया। ये आपकी बुक की पेज नंबर 31 में बिल्कुल आखिरी लाइन, ही डिसाइडेड नेवर टू वेज अ वार अगेन। ही केम टू बिलीव दैट ट्रूथ, नॉन वायलेंस, कंपेजन एंड फॉरगिवनेस वर द इम्पोर्टेंट वैल्यूज़। उसने ये
तय कर लिया कि सच्चाई, अहिंसा, रहमदिली, हमदर्दी, माफ़ी ये जैसी खूबियाँ हैं, इन खूबियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और उसने अपने इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए जगह जगह पर कतबे और जगह जगह पर सुतून उसने लगवाए। देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, अशोका वांटेड टू स्प्रेड दीज टीचिंग्स अमंग द कॉमन पीपल एंड देयरफॉर ही हैड पिलर, एडिक्ट एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन। जो कतबे और स्टोन इंस्क्रिप्शन उसने लगवाए वो जिस ज़बान में लिखा था उसे बराहिमी लैंग्वेज कहते हैं, बराहिमी रस्मुल ख़त कहते हैं। आपके बुक में देखिए, दीज राइटिंग्स आर इन द बराहिमी स्क्रिप्ट। उन चीज़ों पे उसने ख़ुद को देवानम प्यूपेदसी यानी खुदा का चहीता प्रिय दर्शनी के तौर पे ख़ुद को बताया। कलिंग की होने वाली लड़ाई में होने वाले खून खराबे को देखकर उसकी दिल की कैफियत बदल गई, इस बात का जिक्र उसकी एक तहरीर में मिलता है। बहरहाल आगे देखते हैं। दिल्ली पर टोपड़ा नामी एक जगह पर सम्राट अशोक के एक लिखे हुए स्टोन इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि चमगादड़ों, बंदरों, गेंडों वगैरह का शिकार करने और जंग में आग लगाना सख्त मना है। My dear students, you can see the picture of Emperor Ashoka, पेज नंबर 33। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है एम्परर अशोकाज वर्क फॉर द स्पिरिट ऑफ रिलीजन। इस पैराग्राफ में आपको बतलाना चाह रहे हैं कि अशोका ने कौन सा मज़हब कबूल किया था और अशोका ने अपने मज़हब को फैलाने के लिए क्या मेहनतें की। तो देखिए बुक के अंदर, अशोका हैड एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म। अशोका ने खुद बज़ात खुद बुद्धिज़्म को कबूल किया था। इसी तरह उसने बुद्धिज़्म के इशाअत के लिए, अपनी दीन के तबलीग व इशाअत के लिए उसने पाटलिपुत्र में एक कॉन्फ्रेंस, तीसरी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की थी। इसी तरह उसने बुद्धिज़्म की इशाअत व तबलीग के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इसी तरह उसने बुद्धिज़्म की तबलीग के लिए जुनूब मशरक़ी एशिया और वस्ती एशिया के ममालिक में बहुत सारे बुद्ध भिक्खुओं को रवाना किया था। ऐसे उसने कई स्तूप और कई खानकाएँ बनाए। तो ये काम उसने बुद्धिज़्म की तबलीग के लिए किया। आप बुक में देख सकते हैं। अशोका पेज नंबर 33, बिल्कुल नीचे से लाइन नंबर 2, अशोका सेंड हिज ओन सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका फॉर द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज़्म। He also sent Buddha bhikkhus to West Asia and Central Asia for spreading Buddhism. He also built many stupas and vihars. उसके बाद एक ट्राई दिस है। इसमें आपको क्या करना है कि आपके आसपास में कौन सी तंजीमें ऐसी हैं जो लोगों के लिए काम करती हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाती हैं, ये आपको देखना है और लिखना है। देखिए, प्रिपेयर अ रिपोर्ट अबाउट द पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय दिस इंस्टीट्यूशन इन योर लोकेलिटी। जैसे हम लिख सकते हैं जमीयत उलमाए हिंद वग़ैरह, ये ऐसी तंजीमें हैं जो लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करती हैं, लोगों को मदद पहुंचाने के लिए काम करती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ हैं पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़, यानी अशोका ने आवाम की कामयाबी के लिए, आवाम की सहूलतों के लिए कौन कौन से काम किए। तो इस पैराग्राफ में आपको बताना चाह रहे हैं कि एम्परर अशोका ने लोगों की भलाई के लिए, लोगों की खुशहाली के लिए कामों पर बड़ी तवज्जो दी। जैसे इंसानों और जानवरों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम करने की सहूलतें मुहैया की, कई सड़कें बनवाई, साए के लिए रास्ते के दोनों जानिब दरख्त लगवाए, सराय बनवाए, कुएँ खुदवाए, ये लोगों के फ़ायदे के लिए उसने काम किए। छोटा सा पैराग्राफ है, देखिए। एम्परर अशोका लीड स्ट्रेस on the creation of facilities for the welfare of the people. For example, he made provisions for free medicines and medical treatment for people as well as for animals. He built many roads and planted trees for shade on both sides of the road. He dug wells and built धर्मशालास। चलिए देखिए उसके बाद का पैराग्राफ है एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, यानी
मौर्य के दौरे सल्तनत में इंतज़ामी हुकूमत कैसा था वो आपको बताना चाह रहे हैं। मौर्य ममलकत की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे पटना कहते हैं। इसी तरह उमूरी हुकूमत की सहूलत के लिए उसने अपनी ममलकत को 4 हिस्सों में तकसीम किया था, यानी 4 स्टेट उसने बनाए थे और हर स्टेट की राजधानी अलग थी। जैसे आपकी बुक में देख सकती हैं आप, पेज नंबर 33 पे जो पैराग्राफ है, एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। नंबर 1 ईस्टर्न रीजन, जिसे तोशाली यानी उड़ीसा कहते हैं। नंबर 2 वेस्टर्न रीजन, जिसे उज्जैनी यानी मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है। और नंबर 3 साउथर्न रीजन स्वर्णगिरी कर्नाटक में है ये। और नॉर्थ रीजन में तक्षशिला, जो अभी फ़िलहाल में पाकिस्तान में है। इस तरह उसने अपनी ममलकत के 4 हिस्से बनाए थे और हर हिस्से की एक राजधानी मुकर्रर की थी, ताकि उमूर ममलकत के मसाइल को आसानी से हल किया जा सके। इसी तरह उसने मिनिस्टर्स की एक काउंसिल बनाई थी जो उसको एडवाइस दे सके, और कई ऐसे ऑफिसर्स थे जो अलग अलग डिफरेंट लेवल पर काम किया करते थे। इसी तरह उन्होंने दुश्मनों के ऊपर निगाह रखने के लिए और अपने इंतज़ामी उमूर पर निगाह रखने के लिए बहुत सारे फ़आल जासूस भी मुतय्यन किए थे। आपकी बुक में देख सकते हैं पैराग्राफ का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच एडवाइज द किंग इन मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। There were many officers working at different levels. There was an efficient intelligence service which kept an eye, का मतलब है जासूस, on the administration and on the movement of enemies। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। इस पैराग्राफ में आपको बताना चाह रहे हैं कि मौर्य की अहद सल्तनत में लोगों की ज़िंदगियाँ कैसी गुजरती थीं। चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैड ग्रेट इम्पोर्टेंस। इस पैराग्राफ में आपको बताना चाह रहे हैं कि मौर्य के दौर सल्तनत में लोगों का पेशा क्या था, लोग कौन से पेशे से मुंसलिक थे। तो सबसे पहले आपको बताना चाह रहे हैं कि लोग खेती बाड़ी और तिजारत में खूब तरक्की कर चुके थे। खेती बाड़ी और तिजारत के अलावा सनअत व हिरफत की भी खूब तरक्की हुई, जैसे हाथी दाँत पर नक्श निगार बनाना, कपड़े बुनना, कपड़ों को रंग देना और दीगर धातों से दीगर चीज़ें बनाना। इसी तरह सिया रंग की चमकदार मिट्टी के बर्तन बनाना, पानी की जहाज़ बनाना और दीगर धातों के अलावा खुसूसन लोहे के धात से चीज़ें बनाना, ये सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी। आगे बता रहे हैं कि शहरों और देहातों में जश्न और दीगर तकरीबात भी मुनाकिद की जाती थी। लोग तफरीह के लिए रक़्स, नगमा सराई के प्रोग्राम किया करते थे। कुश्ती के मुकाबले होते थे। चौसर यानी पांसों का खेल और शतरंज, ये 2 खेल लोग बड़े शौक़ से खेलते थे और शतरंज को उस पीरियड में अष्टपद कहा जाता था। देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 34 पे Different festivals and functions were celebrated in villages and towns. Dance and music concerts were a part of entertainment. Wrestling, boats and chariot race were popular and so were board game and chess. Chess was called अष्टपद। तो ये लोगों के तफरीह के ज़राए थे उस पीरियड में। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आर्ट एंड लिटरेचर, यानी मौर्य के ज़माने में फ़न और अदब में क्या चीज़ें थी, फ़न और अदब में क्या चीज़ें ज़्यादा चलती थी। तो कहते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एम्परर अशोका द आर्ट ऑफ रॉक कट स्कल्पचर वाज प्रोमोटेड, कि सम्राट अशोक के ज़माने में संग तराशी, पत्थरों को तराशने का फ़न उरूज पर था, क्योंकि अशोक के बनाए हुए सुतून भारतीय संग तराशी के आला नमूने हैं। उसने जो सुतून बनाए हैं उन पर शेर, हाथी, बैल ऐसे जानवरों के बहुत ही उम्दा डिज़ाइन बनाए हुए थे। सारनाथ के सुतून पर जो चक्र हैं वो भारत के परचम पर भी नज़र आता है। देखिए आपकी बुक के अंदर द लायन कैपिटल लिखा हुआ है। ये जो लायन कैपिटल का जो डिज़ाइन बना हुआ है, इसको आप सामने से देखेंगे कि आपको 3 शेर नज़र आते हैं। हालांकि इस सुतून पर कुल 4 शेर हैं,
पीछे की जानिब एक शेर है। शेरों के नीचे जो पट्टी बनी हुई है उस पर डिज़ाइन है गोल, जिसको चक्र कहते हैं। इसी तरह उस गोल चक्र के एक तरफ बैल है और एक तरफ घोड़ा है, और जो साइड हमें नज़र नहीं आ रही है उस साइड में हाथी और शेर बने हुए हैं। पेज नंबर 34 पे जो आप ऊपर फ़ोटो देख रहे हों द लायन कैपिटल का, ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट की सील है, मोहर है, जिसको राज मुद्रा कहते हैं। हमारी कौमी निशान शाही मोहर है, इसे राज मुद्रा कहते हैं। आप अच्छे से इसको याद रखिए। ये सम्राट अशोक के ज़माने में ही तराशा गया था। चलिए बुक में देखिए, आर्ट एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एम्परर अशोका द आर्ट ऑफ रॉक कट स्कल्पचर वाज प्रमोटेड। द पिलर्स इरेक्टेड बाय अशोका आर एक्सेलेंट स्पेसिमेंस of Indian sculpture. There are excellent carvings of animals like the lion, elephant, bull on these pillars. ज़माने में खोदी गई बराबर की टेकरियों पर जो गुफाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, बेहद मशहूर हैं। ये गुफाएं बिहार में हैं। ये नेक्स्ट पेज नंबर 35 ऊपर से देखिए, द पिलर हैज़ लाइन्स ऑन ऑल 4 sides but only 3 are visible from the front. This is the official seal of the Government of India. The curved sculpture at Barabar Hills carved during the period of Ashoka are well known. These caves are in Bihar. They are the oldest cave sculpture in India. चलिए बेटा अब आखिरी छोटा सा पैराग्राफ देख लेते हैं। After the death of Emperor Ashoka, the Maurya Empire began to decline. मेरे प्यारे बच्चों, जब सूरज चढ़ता है तो उसे गुरूब भी होना है। इसी तरह हर ममलकत को ज़वाल है। सम्राट अशोक की ममलकत को उरूज था उसके अपने ज़माने में, लेकिन उसके इंतकाल के बाद मौर्य सल्तनत जिसका उरूज हुआ था 325 बिफोर क्रिश्चियन इरा में, अब सम्राट अशोक के मरने के बाद उसका ज़वाल शुरू हो गया। मौर्य अहद के बाद भारत में कई हुकूमतें वजूद में आई, कुछ ममलकतें भी उभरी, लेकिन मौर्य एम्परर सबसे ज़्यादा बड़ी ममलकत थी। मौर्य सल्तनत के ख़त्म हो जाने के बाद भारत में फिर कौन कौन सी तब्दीली आई, सियासी और तहज़ीबी, इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। चलिए छोटा सा पैराग्राफ जो रह गया उसे देख लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर अशोका द मौर्य एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन। आफ्टर द मौर्याज मेनी न्यू स्टेट्स एंड सम empires also emerged in India. The Maurya Empire was the largest empire in ancient India. In the next chapter we shall discuss the political and cultural happenings in the post-Maurya period. पेज नंबर 34 पे देखिए, सम्राट अशोक की पीरियड के बराबर की गुफाएँ हैं, उसकी एक फ़ोटो है केव एट बाराबर जो बिहार में वाक़ है। सम्राट अशोक की पीरियड में ये संतराशी का एक नमूना है। एक डू यू नो रह गया बेटा, ऊपर देखिए डू यू नो। इस डू यू नो में आपको बताना चाह रहे हैं कि सारनाथ में जो अशोक के ज़माने का सुतून है उसको सामने रखते हुए हमारे भारत की शाही मोहर बनाई गई है। उस सुतून पे 4 शेर हैं, हर शेर की मूर्ति के नीचे आड़े पट्टे पर चक्र बना हुआ है। उनमें से हमें एक ही चक्र मुकम्मल तौर पे दिखाई देता है। चक्र के एक जानिब घोड़ा, दूसरी जानिब बैल हैं। शाही मोहर का जो पहलू हमें नज़र नहीं आता उस पहलू पर इसी तरह हाथी और शेर बने हुए हैं। इस डू यू नो में आपको यही बताना चाह रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन, हमारा सबक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको सबक समझ में आ गया होगा। आप अपने पेरेंट्स के सामने लाउडली पूरे लेसन को रीड करेंगे अच्छे से, और जो वर्ड आपको हार्ड जाता है, जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती है, आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर हमें बता सकते हैं, या हमारे पर्सनल नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये हमारा अपना चैनल है वे टू दीनियात। इस पे दरसियात के अलावा बहुत सारी दूसरी इस्लामियात भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप गौर से देखिए, सुनिए, दूसरों से शेयर कीजिए, इससे फ़ायदा उठाइए। अगर आपको एक मर्तबा में सबक समझ में नहीं आता तो आप दोबारा अच्छे से सुनिए। आपने वीडियो मुकम्मल देख लिया है, सुन लिया है, इसलिए आप लाइक भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए
बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको न्यू अपडेट मिलते रहें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।